साथियों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विनोद और आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे भारतीय परिप्रेक्ष्य में भारत की जो डेयरी फार्मिंग है उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं। क्यों भारत के जो लोग हैं उन्होंने जो दुधारू पशु हैं उनकी संख्या को कम किया है। आप अगर देखेंगे कि पिछले 5 साल में जो पशुओं की जनगणना हुई है उसमें पशुओं की जो संख्या है, दुधारू पशुओं की डेयरी फार्मिंग से संबंधित अगर हम बात करें तो किसान भाई पशुओं की संख्या दिन प्रतिदिन कम करते जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं अपने जो किसान भाई हैं अपने भारत देश के, उनके सामने ऐसे चैलेंजेस हैं, ऐसी परेशानियां और मुश्किलें हैं जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि पशुपालन अभी ज्यादा किफायती या मुनाफे वाला नहीं रहा। तो साथियों, जो चैलेंजेस है अपने जो किसान भाई हैं जो फेस करते हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। क्योंकि मैं बेसिकली वेटनेरियन हूं और मैं आमतौर पे जो डेयरी फार्म है या फिर जो डेयरी फार्मर्स हैं, किसान भाई हैं, उनसे मुलाकात करता रहता हूँ। तो साथियों, हमारे देश में जो परेशानियां हैं, चैलेंजेस हैं, उनकी हम तुलना करेंगे बाहर के देशों के दूध के उत्पादन के हिसाब से। साथियों, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा कि जैसे अगर हम ये देखें कि भारत में जो डेयरी फार्मिंग हम करते हैं, दुधारू पशुओं को हमने रखा है, तो भारत की गवर्नमेंट ने हमारे देश के अंदर जो इंपोर्ट हो सकता है, जैसे स्किम मिल्क पाउडर इंपोर्ट हो सकता है या जो दूध के प्रोडक्ट इंपोर्ट हो सकते हैं, वो अलाउ नहीं कर रखे हैं। क्योंकि उसका एक कारण क्या है, अगर भारत में हम दूध से बने हुए उत्पाद को एकदम से ओपन कर देते हैं, इंपोर्ट अलाउ करते हैं, तो बाहर के देशों से जो सस्ता दूध का पाउडर है या जो दूसरे सस्ते प्रोडक्ट्स हैं वो अपने देश में आके और भारतीय किसानों की जो आमदनी का साधन है उसको पूरे तरीके से तबाह कर सकते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको रेस्ट्रिक्टेड रखा है, इसको पूरा ओपन नहीं किया है ट्रेड के हिसाब से, इंपोर्ट के हिसाब से। अब साथियों, भारत में जो दूध का उत्पादन हो रहा है उसकी लागत मूल्य दूसरे देशों की तुलना से ज्यादा है। फर्ज कीजिए आप न्यूजीलैंड में रहते हैं। न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो वहां पे जो डेयरी फार्मर है बेसिकली अपने पशुओं को ग्रेजिंग करवाते हैं, अपने पशुओं को चराने के साथ साथ में उनको कंसंट्रेट है वो सप्लीमेंट करते हैं। अब साथियों, वहां पे प्रति पशु दूध का उत्पादन आप एवरेज देखेंगे 6,000 लीटर से नीचे की कोई गाय आपको न्यूजीलैंड में नहीं मिलेगी। और न्यूजीलैंड एक बहुत बड़ा दूध के उत्पाद का एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्ट करता है। तो पास्चर बेस्ड डेयरी सिस्टम होने के कारण उनकी जो दूध के प्रोडक्ट का लागत मूल्य वो काफी कम हो जाती है भारत की तुलना में। अगर हम वैश्विक पटल पे बात करें तो भारत के सामने प्रति पशु दूध का जो उत्पादन है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। भारत का भले ही पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन हो, लेकिन वर्ल्ड की एवरेज है एक गाय से एक ब्यात के अंदर ऑलमोस्ट 1900 से 2000 लीटर दूध पैदा किया जाता है। भारत में आप देखेंगे भारत का प्रति पशु एक ब्यात में दूध का उत्पादन करीब करीब आपको 1000 लीटर या 1200 लीटर के आसपास देखने को मिलेगा। इसका मतलब 4-5 लीटर एवरेज दूध उत्पादन वाले पशु अपने देश में है। पूरे वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन है उसकी 16% दुधारू पशुओं की संख्या अपने देश में है। और प्रति पशु दूध का उत्पादन जो वर्ल्ड की एवरेज है 2000 लीटर, उससे भी कम है। अब आप जो दूसरे डेयरी प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं जैसे न्यूजीलैंड है, यूएस है, इसराइल है, आप उनसे कंपेयर करते हैं तो 30 लीटर से नीचे का कोई आपको पशु देखने को नहीं मिलेगा। अब जैसे इसराइल है, वहां पे 12,000 लीटर से लेके 15,000 लीटर एक पशु से एक ब्यात के अंदर दूध लिया जाता है। और भारत में उतना दूध के उत्पादन को करने के लिए हमें कम से कम आप मान के चलो 10 या 11-12 पशु रखने पड़ते हैं। अब साथियों, पशुओं की जो खुराक का खर्चा है वो सबसे ज्यादा है। डेयरी फार्म की जो रनिंग कॉस्ट है 60 से 70% सारे पशुओं की वो उसकी डाइट की है। तो अगर हम ज्यादा पशुओं को रखेंगे तो उनकी खुराक पे खर्चा ज्यादा रहेगा, प्रति किलो दूध का उत्पादन भी ज्यादा रहेगा।
तो अगर हमें डेयरी फार्मिंग को ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाना है तो अपने दुधारू पशुओं का दूध का उत्पादन हमें बढ़ाना चाहिए। अच्छी नस्ल नस्ल को हमें तेजी से इम्प्रूव करना होगा। इसके साथ साथ में पशुओं की अच्छी खुराक और मैनेजमेंट भी हमें अच्छा करना होगा। तो अगर हम अपने पशुओं का प्रोडक्शन पोटेंशियल बढ़ा लेते हैं तो लॉन्ग रन में भारत की जो डेयरी फार्मिंग है, भारत के जो किसान हैं, वो सस्ता दूध का उत्पादन कर पाएंगे और प्रॉफिट का मार्जिन बेहतर रहेगा। दूसरा जो चैलेंज है दोस्तों अपनी डेयरी फार्मिंग में, वो है पशुओं को जो खुराक चाहिए, हरा चारा चाहिए, तूड़ी चाहिए या कंसंट्रेट चाहिए, भारत में जितने पशुओं की संख्या है उसके हिसाब से जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, ग्रीन फॉडर, ड्राई फॉडर और कंसंट्रेट के जो रिसोर्सेज है वो काफी कम है। ग्रीन फॉडर और इनके आप देखोगे कम से कम जितना चाहिए उसका 1/4, 25% के आसपास में भारत में कमी है। क्योंकि एग्रीकल्चर की जितनी जमीन है उसका 8% ग्रीन फॉडर के लिए भारतीय किसानों को यूज करना चाहिए, लेकिन अभी हम 2% के आसपास में कर रहे हैं। तो पशुओं के लिए अवेलेबल जो ग्रीन फॉडर है उसकी कमी है, कंसंट्रेट की कमी है। तो इसके कारण क्या होता है, पशु की जितनी जरूरत है वो हम उसको जरूरत को पूरा नहीं कर पाते हैं और दुधारू पशुओं का जो दूध का उत्पादन है फिर वो कम हो जाता है, क्योंकि ग्रीन फॉडर पशुओं की स्टेपल डाइट है। इसके बाद में साथियों एक आप देखेंगे एक बड़ा बदलाव भारत की डेयरी फार्मिंग और बाहर के देशों की डेयरी फार्मिंग में, वो ये है कि बाहर के लोग साइलेज का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। साइलेज मतलब बचाया हुआ हरा चारा। और साथियों अपने देश में एचएफ गाय की पॉपुलेशन काफी तेज गति से बढ़ रही है। साथियों अगर एचएफ गाय को अपने डेयरी फार्म पे आपको लंबे समय तक रखना है, बीमारियों से बचा के रखना है, उसकी न्यूट्रिशन की जो जरूरतें हैं वो पूरी करनी है, तो साइलेज अपने को यूज करना चाहिए। अब मोटा मोटा हम बोल सकते हैं 1.5-2 लीटर साइलेज खिलाने से पशु का दूध का उत्पादन आपको एडिशनल मिलेगा, अगर अच्छी दूध की क्षमता वाला पशु आपने रखा है तो। साइलेज का प्रचलन आप देखेंगे पंजाब में काफी अच्छा है, लेकिन दूसरे स्टेट्स जैसे हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है या फिर राजस्थान है, साइलेज का प्रचलन काफी कम है। तो अगर हम साइलेज इस्तेमाल करते हैं तो जो अपने डेयरी फार्म पे पशु हैं उनका दूध का उत्पादन हम बिना कोई एडिशनल खर्चा किए बढ़ा सकते हैं। तीसरा बड़ा चैलेंज साथियों अपने डेयरी फार्म में, भारत की जो डेयरी फार्म है उसमें है कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो दूध के उत्पादन के साथ में पशुओं में आपको देखने को मिलती है। एक बड़ी समस्या है कि पशु का ब्यांत के बाद में 90 दिन के अंदर पशु को ज्ञाबिन हो जाना चाहिए, लेकिन पशु या तो हीट में नहीं आता है या फिर गाय हीट में आने के बाद में बार बार रिपीट करती है। साथियों जब तक पशु अपने डेयरी फार्म पे हीट में आके ज्ञाबिन नहीं होगा तो उस पशु को डेयरी फार्म पे रख पाना अपने लिए काफी खर्चीला साबित हो सकता है। तो रिपीट ब्रीडिंग की समस्या एक काफी बड़ी समस्या है और रिपीट ब्रीडिंग की समस्या कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पशु की खुराक, पशु का जो आहार है उससे जुड़ी हुई है। तो साथियों रिपीट ब्रीडिंग की समस्या पे हमें काबू पाने के लिए डेयरी फार्म पे पशुओं की खुराक अच्छी करनी चाहिए और इसके साथ साथ में मैनेजमेंट भी हमें अच्छा करना चाहिए। सही टाइम पे पशुओं को हमें कृत्रिम गर्भाधान करवाना चाहिए, सही तरीके से कृत्रिम गर्भाधान करवाना चाहिए और जो टीका आप रख रहे हैं वो भी सही क्वालिटी का होना चाहिए। इसके साथ में दोस्तों एक बड़ी समस्या है जिसके कारण दूध का उत्पादन अपने देश में कम होता है, वो है मेस्टाइटिस की समस्या। मेस्टाइटिस की समस्या से बचाने के लिए हमें साफ सफाई और टीथ डिपिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। साथियों टीथ डिपिंग भारत में बहुत ही कम लोग करते हैं, तो मेस्टाइटिस से बचाने के लिए हमें टीथ डिपिंग का जो प्रचलन है वो तेजी से उसको अपनाना चाहिए, ताकि पशुओं, जो दुधारू पशु हैं उनमें मेस्टाइटिस की समस्या न आए। इसके बाद में साथियों एक बड़ा चैलेंज है डेयरी फार्मिंग में, वो है दूध के प्राइसेस। साथियों दूध के जो प्राइसेस हैं वो कोऑपरेटिव्स और गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और हम ये भी बोल सकते हैं भी किसी भी कमोडिटी की कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी डिमांड है, उसके हिसाब से जो दूध के प्राइसेस हैं वो
डिसाइड किए जाते हैं। साथियों, फार्मर के हाथ में दूध की जो लागत मूल्य है वो कैसे कम करे, वो चीजें फार्मर के हाथ में, डेयरी फार्मर के हाथ में। तो इसके लिए अपने को प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, बीमारियों से बचा के पशु को रखना चाहिए। इसके अलावा आप अगर दूध की प्रोसेसिंग करते हैं, दूध को सीधा कस्टमर तक लेके जाते हैं, दूध की क्वालिटी को मेंटेन करते हुए आप सीधा कस्टमर या कंज्यूमर के डोर स्टेप तक दूध की डिलीवरी, दूध के जो प्रोडक्ट्स हैं वो पहुंचा पाते हैं, तो आपको पर लीटर दूध का प्रॉफिट काफी अच्छा मिल सकता है। क्योंकि आज भी एक बहुत बड़ा गैप है दूध की क्वालिटी, दूध की सप्लाई के बीच में, क्वालिटी दूध के प्रोडक्ट्स के बीच में। और दूध की जो प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स, उनको बनाने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी सब्सिडीज देती हैं। जो इक्विपमेंट्स दूध की प्रोसेसिंग के लिए चाहिए, उन इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी प्रोत्साहित करती है, सब्सिडीज आपको मिलती है, तो आप उसका भी फायदा ले सकते हैं। और इसके बाद में साथियों, एक बड़ा जो चैलेंज है भारत की डेयरी फार्मिंग का, वो है कि हमारी जो डेयरी फार्मिंग की नॉलेज है वो दूसरे देशों के जो डेयरी फार्मर्स हैं उनसे काफ़ी पीछे है। हम आज भी जो ट्रेडिशनल डेयरी फार्मिंग है उसको प्रैक्टिस करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पशुओं के लिए जो संतुलित आहार का प्रचलन है, जो बैग के अंदर जो संतुलित आहार पशुओं के लिए कंपनियां बना रही है, उस पर हम बहुत कम विश्वास करते हैं। साथियों, जो संतुलित आहार कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन आपको बना के देते हैं वो बैलेंस्ड रहता है, संतुलित रहता है। अगर आप घर का मटेरियल, जैसे आप चने का छिलका या खल या फिर अनाज देंगे, तो वो दुधारू पशु के लिए एक संतुलित आहार का काम नहीं करता है। वो इम्बेलेंस है, उसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं, जैसे कि एनर्जी ज़्यादा है उसमें, प्रोटीन में बाईपास प्रोटीन की उसमें कमी है, मिनरल्स और विटामिन की उसमें कमी है। तो अगर आप घर का मटेरियल पशु को खिलाएंगे, तो दूध उत्पादन के साथ में जो बीमारियां हैं, मिल्क फीवर की समस्या है, जीर नहीं गिरने की समस्या है, वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो साथियों, हमें डेयरी फार्मिंग से अगर प्रॉफिट लेना है तो हमें जो संतुलित आहार है उस पर शिफ्ट होना चाहिए। संतुलित आहार से आपकी जो भी आपकी एक्स्ट्रा मेहनत है, आप उसको पकाते हैं, ठंडा करते हैं या भिगोते हैं, वो सारी आपकी जो मेहनत है वो कम हो जाती है। और आप संतुलित आहार से जो डेयरी फार्म के अंदर पशु हैं उनको आप ज़्यादा लंबे समय तक अपने डेयरी फार्म में रख पाएंगे। तो हमें कंपाउंड फीड का इस्तेमाल करना चाहिए। क्वालिटी कंपाउंड फीड जो पशुओं के लिए है वो हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि डेयरी फार्म में जो बीमारियां हैं, जो पशु के न्यूट्रिशन से संबंधित बीमारियां हैं, उनको हम बचा के रखें। इसके अलावा साथियों, बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो दुधारू पशुओं के लिए वो प्रैक्टिसेस एप्लीकेबल नहीं होती हैं, उनको भी हम फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे डेयरी फार्मर्स अपने पशुओं को जो तेल है, ऑयल है, वो पिलाते हैं। कुछ फार्मर डालडा घी वगैरह देते हैं। ये प्रैक्टिसेस साथियों, जो अच्छे दूध उत्पादन वाले पशु हैं उनके लिए ये जरूरी नहीं है। आप अगर ये प्रैक्टिसेस छोड़ देते हैं तो भी वो पशु अच्छा दूध का उत्पादन करते हैं, क्योंकि पशुओं की जो खुराक है बेसिकली वो हरे चारे की खुराक है। अगर आप ऐसे सप्लीमेंट्स देते हैं तो कई बारी आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, पशु को हम बीमारियों की तरफ भी धकेल सकते हैं। तो साथियों, जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं, नई नई तकनीक है, उसके हिसाब से हमें पशुओं की खुराक करनी चाहिए। थोड़ा सा डेयरी फार्मिंग को हमें बड़े लेवल पे लेके जाना चाहिए। जो टीएमआर की फीडिंग है, उस फीडिंग को हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। फिर डेयरी फार्म पे जितनी मशीन्स हैं उनका हमें इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि अपने देश में लेबर का एक बड़ा इश्यू है। डेयरी फार्म पे अगर लेबर आप मशीन अगर आप यूज़ करते हैं तो जो लेबर की कॉस्ट है वो आपकी कम हो जाती है। ऑटोमेशन आप कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, मशीन मिल्किंग में आप ऑटोमेशन कर सकते हैं। एनिमल की जो मेन्योर है उसको एक साइड में करने के लिए, मेन्योर को निकालने के लिए आप ऑटोमेशन कर सकते हैं। फीडिंग में आप जो टीएमआर मशीन है उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा लार्ज स्केल पे आपको डेयरी फार्मिंग करनी चाहिए। तो साथियों, अगर हम इन बड़े बड़े टॉपिक्स पे एक अपना ध्यान देंगे, इन जो ये जो बातें हैं इन पे अगर हम फोकस करेंगे, तो कहीं ना कहीं डेयरी फार्मिंग को हम लॉन्ग टर्म में
ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। जो हमारा अभी मार्जिन का लेवल है काफ़ी कम है, प्रॉफिट मार्जिन अपना काफ़ी कंस्ट्रिक्ट हो चुका है, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। साथियों, आज का जो मेरा बेसिकली ये वीडियो बनाने का पर्पस था कि हम समझें भारत में जो डेयरी फार्मिंग है या जो किसान भाई हैं वो क्या क्या उनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा साथियों, अगर आपके पास में 5 या 10 एनिमल है तो आप एक ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप में आप कुछ चीजें हैं वो कॉमन आप परचेज कर सकते हैं। कोऑपरेटिव टाइप का ग्रुप आप बना के आप एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। उनसे भी आपके जो रिसोर्सेज पे जो आपकी इनपुट कॉस्ट है वो रीजनेबल रहेगी। अगर आप आपके पास में पशु कम है, सारी चीजें आप खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो खर्चा है उसमें बढ़ जाता है। इसके अलावा आप जो भी नॉलेज है डेयरी फार्मिंग से संबंधित, वो अच्छी नॉलेज आप एक्वायर करने की कोशिश करें। जितनी भी ओल्ड प्रैक्टिसेस हैं उनको कम से कम आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। जो पुरानी ढर्रे पे अपना जो डेयरी फार्मिंग चल रहा है उसको हमें मॉडर्न तरीके से, सही तरीके से चलाने की कोशिश करनी चाहिए। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो ये जानकारी है ये अच्छी लगी होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डेयरी फार्मिंग से संबंधित प्रश्न है तो हम उस पर भी बात कर सकते हैं। थैंक यू।